मेरे साथ LA34 से सरदार जाहिद इकबाल साहब मौजूद हैं। सर ये बताइएगा आपके हलके से अभी जो टिकट मिला है इस हवाले से ज़रा मुझे बता दें और आवाम के क्या तासरात हैं आपके हलके में, ये भी बता दें। मेरे हलके से जो टिकट मिला है वो रियाज़ अहमद को मिला है, एक घुसपैठिया जो कभी हलके के अंदर जिसका तल्लक ही नहीं रहा और उसको टिकट दिया गया है। हलके के आवाम का उसके साथ कोई तल्लक नहीं है। हलके के आवाम के तासरात ये हैं कि हलके से हम 5 मुकामी उम्मीदवार थे। हमारा आपस में एक तय हुआ था कि किसी एक ने इलेक्शन लड़ना है जिसको भी पार्टी टिकट देगी, और पार्लिमानी बोर्ड के सामने भी हमने ये बात की थी। तो आवाम का कोई तल्लक नहीं है। ये पैसे दे के अली अमीन गंडा साहब को पैसे दे के इसने टिकट ख़रीदा है, और ये कभी भी इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से और लोगों की मदद से ना ही सीट जीत सकता है और ना ही हलके के साथ इसका कोई तल्लक है, और ना ही हलके के अवाम इसको किसी की भी कीमत पर पसंद कर रहे हैं, और ना ही हलके के अवाम इसको वोट देने के लिए और बैठाने के लिए भी तैयार नहीं है। सर ये बताइएगा आप एडवोकेट भी हाई कोर्ट के, इस पे जो बात कर रहे हैं अभी पैसों की, अली अमीन गंडापुर ने पैसे लिए, ये बात काफ़ी दिनों से चल रही है। इसमें आपके सैफुल्लाह नियाज़ी भी इंक्लूड है, और बाकी इसकी क्या वजह आखिर जो टिकट सेल हुए 8-9 करोड़ रुपए के? अब तो सबूत आने लगे हैं, अब ये इल्ज़ामात नहीं रहे। अब खान साहब को चाहिए कि इनको फ़ौरन बरतरफ करें। अब सबूत आना शुरू हो गए। पार्लिमानी बोर्ड के अंदर सिर्फ एक ही शख्स है जो होनेस्ट है, वो है गुलाम मोहिउद्दीन दीवान, लाहौर से जो MLA महाजरीन के, उन्होंने एक पैसे नहीं लिए। बाकी सब ने अपने अपने हिस्से की रकम बटोरी है, और बैरिया टाउन में और मुख्तलिफ़ जगहों में बैठ के सौदेबाजियाँ की है। किसी ने फ्लैट लिया है, किसी ने करोड़ों रुपए लिए। तो दीवान साहब की एक ऑडियो और वीडियो बिल्कुल तैयार खोकर लीक हुई हैं, जिसमें सब हकीकत वो बता रहे हैं। तो अब तो सबूत आ गए, अब इल्ज़ामात वाली बात ही कोई नहीं रही। अच्छा मुझे ये बताएं अभी आपका क्या लाया, मतलब टिकट तो दूसरे बंदे को मिल गया, अभी ज़ाहिर है आप एक पुराने कारकुन में PTI के, और आपकी एक अपनी वर्थ भी है। इस हवाले से आप इलेक्शन का मुझे बता दें, क्या आप आज़ाद इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं या फिर आपने रिव्यू के लिए? हम हर कीमत पर रिव्यू के लिए हमने दरख्वास्त दी थी, लेकिन पार्टी डिसिप्लिन के ख़िलाफ़, पार्टी एक्ट के ख़िलाफ़, ये पहला जो पार्लिमानी बोर्ड बना था इस पर साइन करने थे अरशद दाद साहब ने बतौर चेयरमैन पार्लिमानी बोर्ड। लेकिन क्योंकि सारा बोर्ड मिला हुआ था और इन्होंने फिलफोर बगैर कोई वक्त ज़ाया किए खान साहब को धोखे में रख के, अली अमीन गंडापुर साहब ने तरीन के जो आलाकार लोग हैं, जो सरमायादार हैं, उनको टिकट दिलवाने के लिए उनसे साइन करवा लिए, ताकि जो रिव्यू का हक़ है वो भी ख़त्म हो जाए, अपील का हक़ भी ख़त्म हो जाए। तो वो तो बात अब बनेगी नहीं, क्योंकि जिन्होंने करोड़ों रुपए लगाया हुआ है वो अब पैसे वापस मांग रहे हैं। जब वो पैसे वापस मांगते हैं तो अली अमीन गंडा साहब को तकलीफ़ होती है। इसी तरह आप जैसे एक बहुत अच्छे साहबी है, उन्होंने अगले दिन गंडापुर साहब से इंटरव्यू लेने की कोशिश की, तो जब उन्होंने तब भी नाज़ेबा की बात की तो उन्होंने पूरी कश्मीरी कौम को न सिर्फ गालियाँ दी, बल्कि 2 टके का लोग कहा, बिल्कुल ऐसे इंतहाई बेहुदा लफ्ज़ इस्तेमाल किए, और कश्मीरी कौम को बंगाली 2 टके से तशबीह दी, जो उनके अल्फाज इंतहाई काबिल मज़म्मत है। मैं भी बतौर उम्मीदवार और कश्मीरी उनके इन अल्फाज की भरपूर मज़म्मत करता हूँ। और खान साहब से ये पुरज़ोर मेरा मुतालबा है हल्के के लोगों की तरफ से और तंजीम महाजरीन जम्मू कश्मीर 1965 के सदर की हैसियत से पंजाब के और आज़ाद कश्मीर के, कि ऐसे बंदे को बिलफौर ओहदे से बरतरफ किया जाए, और इसको वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसने PTI आज़ाद कश्मीर को इंतहाई बुरी तरह डैमेज किया है। बल्कि PTI आज़ाद कश्मीर अब इलेक्शन जीतने की बिल्कुल पोजीशन में ही नहीं रही, और PTI का इसने सत्यानाश निकाल दिया है। इसको फिर तब्दील किया जाए। अच्छा ये बताएं कि सर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं इसमें सदाकत तो चलें, ऑडियो वीडियो कॉलें भी सामने आ रही हैं, अभी ये बताएं क्या ये बातें खान साहब तक पहुंची नहीं है? और फिर वो जो आपने दरखास्तें दी हैं जितने भी लोग रिव्यू के हवाले से, तो कहाँ गया इंसाफ? आप तो इंसाफ के खुद लोग हैं, तो बाकी फिर गरीब आवाम को क्या इंसाफ मिलेगा? हम तो बड़ी उम्मीदें लेके आए थे। देखे, मैं शुरू से कॉलेज लाइफ से फर्स्ट ईयर से BSF में रहा हूँ, तो वहाँ से लेके कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक, यूनिवर्सिटी से लेके प्रैक्टिकल लाइफ तक
हम पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता रहे। 2015 में एक ख्वाब लेकर आए थे इमरान खान के साथ और बड़ी नेक नीति से दिन रात मेहनत की, खान साहब का साथ दिया, उनके मिशन का साथ दिया, उनके विजन का साथ दिया। लेकिन जितनी मेहनत की थी, जितना सब कुछ किया था, जब प्रैक्टिकली करीब आए तो हमेशा की तरह पाकिस्तान में जो होता है उसके उल्ट पाया। और जब दौरान इंटरव्यूज़ हम तमाम जो जेनवन उम्मीदवार थे, अली अमीन गंडापुर साहब और अरशद दाद साहब ने हमारे साथ इंतहाई तजलील अमेज़ और तज़हीक अमेज़ रवैया अख्तियार किया। और जिन्होंने पैसे दिए हुए थे उनको VIP प्रोटोकॉल के साथ उनसे कोई क्वेश्चन नहीं किया और आराम से टिकट जारी कर दी और ये इंसाफ की धज्जियाँ बखेरी गई है। अब जो PTI है ये हाईजैक हो चुकी है। खान साहब मुकम्मल तौर पर या एक स्टैंड लें, इन ब्लैकमेलरों के ख़िलाफ़ खड़े हों। अब कंप्रोमाइज़ वाली कोई सूरत नहीं है। दो ही सूरतें हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो खान साहब के साथ जो नज़रियाती ग्रुप है वो नहीं रहेगा और इस पार्टी पर जो मादा प्रस्त ग्रुप है, तरीन ग्रुप है, कंप्रोमाइज़ करने वाला ग्रुप है, सियासत को बराए तजारत समझने वाला ग्रुप है, वो हावी हो जाएगा और खान साहब के हाथों से ये पार्टी निकल जाएगी। सर तजारत का आपने जिक्र किया, यहाँ पे दो ग्रुप ऑलरेडी हैं, एक बिरसा सुल्तान महमूद चौधरी की शक्ल में और दूसरा सरदार तनवीर इलियास की शक्ल में। तो आप नहीं समझते कि टिकटों की बाज़ ज़कात मुदाखलत इन दोनों ग्रुपों ने भी की है? इन दोनों ग्रुपों ने भी यकीनन ये कोशिश की है कि हम अपने अपने ग्रुप के बंदे लाएं। उन्होंने मेरिट नहीं देखा, अपनी ज़ाती वाबस्तगी देखी है, ज़ाती पसंद नापसंद देखी है और उस बंदे को टिकट देने की कोशिश की है जो उन पर इन्वेस्ट करता रहा। लेकिन एक तीसरा ग्रुप आ गया जो गुमनाम ग्रुप है। अभी तक आज़ाद कश्मीर की सियासत में उसका कोई किरदार नहीं है। पैराशूटर जो आए हैं वो ग्रुप आया जहांगीर तरीन का ग्रुप। वो जहांगीर तरीन का ग्रुप मकामी MPA MNA के हवाले से उन्होंने अपने बंदे मुसल्लत किए। वो अब आज़ाद कश्मीर असम्बली में भी जाके इलेक्शन किसी न किसी तरीके से पैसे के ज़ोर पर जीत कर उनका जो प्लान है आज़ाद कश्मीर की असम्बली को भी हाईजैक करना चाहते हैं। और मुझे यकीन है कि अगर वो लोग जीत कर आज़ाद कश्मीर की असम्बली में पहुँच गए तो कश्मीर काज को और मसला कश्मीर को इंतहाई शिद्दत से नुकसान हो। जहांगीर तरीन ग्रुप को आप क्या तनवीर इलियास से तशबीह दे रहे हैं या कि कोई और वजह? नहीं, तनवीर इलियास का ग्रुप और है, जहांगीर तरीन का ग्रुप और है। तनवीर इलियास बतौर इंसान करप्ट आदमी नहीं है। जो जहांगीर तरीन है वो सियासत बराए तजारत करता है। उसके जो आगे पीछे लोग हैं, उसके हमायती MPA MNA वो सब करप्ट तरीन लोग हैं। वो सियासत को अपनी करप्शन की बका के लिए और डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी आपका क्या लाया अमल होगा अपने हल्के के हवाले से, ये आप बता दें, और क्या पैगाम देंगे आपने? मेरे जो दूसरे साथी है 4 वो मेरे साथ फुल कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं इलेक्शन कैंपेन कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह हम ये सीट जीतेंगे, हर कीमत पर जीतेंगे। ये जो घुस बैठी है और ये जो रियाज अहमद इसको टिकट दिया गया है, ना ये महाजर है, ना ये कश्मीरी है, ये कसरूर का और सियालकोट का मुकामी बंदा है। ज़िंदगी में कभी इसने कौंसलर नहीं बना, ना ही ये पॉलिटिकल कोई सोच रखता है, ना ही तालीम याफ्ता है। तो ये हमारा राइट है, हम सीट हमारी है, हम माजरीन की है। हमने इंशाअल्लाह हर हालत में इलेक्शन लड़ना है। सर इस पे तो ये आर्टिकल भी है कि जो माजरीन नहीं है वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते, और फिर कैसे वो इलेक्शन लड़ रहा है और डोमिसाइल कैसे बना लिया उसने? इसने सर स्टेट सब्जेक्ट बनवाया। आज से 1 माह कबल जब पार्लिमानी बोर्ड में पेश हुआ तो इसने स्टेट सब्जेक्ट वहाँ पेश किया। तो वो सारे लोग जितने भी हैं ये सारे जाली स्टेट सब्जेक्ट्स की बुनियाद पर आ रहे हैं। अभी हाल ही में आपने बतौर साफी देखा होगा, अखबारों के तराशे भी आपके सामने से गुजरे होंगे कि 172 गजटेड ऑफिसर जो है वो सामने आए जो जाली स्टेट सब्जेक्ट्स की बुनियाद पर गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर में 20-20 साल नौकरी कर चुके हैं और करोड़ों रुपए के TA DA और करोड़ों रुपए की तनख्वाहें वसूल कर चुके हैं। मेरी गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे DC हजरात, ऐसे कमिश्नर हजरात जो ऐसे कामों में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, ना कि सिर्फ उनको जो बरतरफ किया है या इंक्वायरी होल्ड की है, सिर्फ ये काम उनकी हद तक नहीं देना चाहिए बल्कि मकामी DC जिन्होंने ये बनाए बिलखसूस DC वालियात उनको भी बरतरफ करना चाहिए। सर आप किस गवर्नमेंट से तवक्को कर रहे हैं? एक तो वो गवर्नमेंट जो 4-5 तरह डाक लोगों को एडजस्ट करेगी, दूसरी तरफ आपकी अपनी गवर्नमेंट है वफाक में जहाँ पे आप जैसे लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। देखिए सर, हम बड़ी तवक्को लेके PTI में आए थे 2015 में। मैं सबसे अपने हल्के में सबसे पुराना कारकुन हूँ PTI का।
जितने भी हम उम्मीदवार थे साथ, उनमें सबसे पुराना मैं हूँ। तो मेरा ILF में भी एक मरकज़ी किरदार रहा है, मेन रोल रहा है, मैंने ILF में भी खिदमत दी है। लेकिन अब हमें शदीद मायूसी हो चुकी है। अब PTI के प्लेटफार्म से जो एक जेन्युइन वर्कर है, ऑनेस्टली ईमानदारी से सियासत करता है, जिसका मकसद ये है कि आवाम की खिदमत की जाए, माशरे में कोई तब्दीली आए, सोसाइटी में कोई रेवोल्यूशन आए, कोई इस्लाहात हो सके, वो PTI में उसका चलना बहुत मुश्किल है। तो फिर इंसाफ सिर्फ ये नारे की हद तक था। प्रैक्टिकली खान साहब हाई जैक हो चुके हैं और उन लोगों के कब्ज़े में हुकूमत है जो खान साहब को कुछ भी नहीं। बहुत से लोग भी ये भी कहते हैं कि खान साहब तक ये इन्फॉर्मेशन जाती नहीं है, तो फिर इसको हैंडल कौन कर रहा है? जब इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, साइन तो उनका हो जाता है आपकी टिकटों पे, तो फिर कौन इसको देख रहा है? खान साहब की तरफ इंफॉर्मेशन क्यों नहीं जाती? यहाँ अगर एक आदमी ऊंची आवाज़ में बोलता है तो पाकिस्तान की माशाल्लाह एजेंसियाँ इतनी तेज़ हैं कि उनको 1 सेकंड से पहले पता चल जाता है। तो ये जो नीचे सब लोग हैं वो अरादी तौर पर खान साहब तक आवाज़ नहीं पहुंचने देते, या अगर खान साहब तक पहुंचती भी है तो खान साहब के हाथ जकड़ दिए गए हैं। खान साहब अब कुछ करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि वफाक में सूबा पंजाब में तरीन ग्रुप ने इतना ब्लैकमेल कर दिया है कि उसकी मदद के बगैर गवर्नमेंट चलाना इम्पॉसिबल होती है। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये कि जिस तरह अब आपने कहा कि मैं पुराना कारकुन हूँ PTI के अंदर, इसी तरह 2 दिन पहले मुजफ्फराबाद सरदार तबारक जो कि सिटी सदर हैं, उनका टिकट दे के वापस ले लिया गया। तो वो भी पिछला इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और उस पर उन्होंने 9000 वोट लिए। तो क्या समझते हैं जो पुराने कारकुन हैं उनको क्यों निशाना बनाया जा रहा है, जो नए आ रहे हैं उनको क्यों एडजस्ट कर रहे हैं? ये है कि मेरा एक हल्का नहीं जहाँ ज़्यादती हुई है, ये माजरीन के और भी हल्के 12 हल्कों में से जहाँ सरासर सरियन टिकट बेचे गए हैं, और इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी बेचे गए। पार्लिमानी बोर्ड ने टिकटों की तकसीम कोई मेरिट पर नहीं की। पार्लिमानी बोर्ड ने एक जैसे ख्वाजगान की हट्टी होती है वो बना के टिकटों की बोली लगाई है, जिसने सबसे बड़ा रेट दिया है उसको टिकट जारी किए गए। तो वहाँ तबारक साहब हों या कोई और साहब हों, देखें बैरिस्टर इसरार अहमद साहब से कितनी ज़्यादती हुई है कोटली से। बिल्कुल ऐसे ही आज़ाद कश्मीर में जितनी उनकी मेहनत है, वर्क है और पार्टी के लिए खिदमत है, वो भी आप सब साफ़ी हज़रात के सामने है। कल उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनका भी वो भी यही कह रहे थे इस हवाले से। तो इसी तरह बेशुमार लोग हैं जो पैसे नहीं दे सके, हालांकि वो विनिंग हार्स थे। हल्के में उनकी सीटें भी 100% थी। तो PTI की यही अगर पॉलिसी रही, ये जो टिकटें तकसीम हुई, अगर ये उम्मीदवार रहे तो PTI इम्पॉसिबल 3-4 सीटों से ऊपर नहीं ले सके। माजरीन की बात कर रहे हैं आप, या ऑल ओवर? सर माजरीन में तो इम्पॉसिबल है। देखिए जम्मू 6 में जिसको टिकट दिया गया है वो नाजिया साहिबा है, डॉक्टर नाजिया साहिबा, बिल्कुल ऐसे ही। नाजिया साहिबा बेसिकली कश्मीर की रहने वाली है, मकामी है, माजरीन से उनका तल्लक नहीं है। तो नाजिया साहिबा को भी बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ेगा फील्ड में, क्योंकि उनके मुकाबले में फ़खर ज़मान गुलपेड़ा साहब है। पिछली मरतबा उन्होंने 6000 वोट लिया था पीपल पार्टी की तरफ से। राजा सदीक साहब है, 4 मरतबा MLA बन चुके हैं। लोगों के साथ उनके बहुत करीबी तलकात हैं, रूट्स हैं। इसी तरह जो टिकट इन्होंने दिए तो अगले गुजरा वाले हल्के में चौधरी मकबूल को दिया है। चौधरी मकबूल आप जानते हैं डाई करप्ट आदमी है, शराबी कबाबी आदमी है, सियासत का उसके साथ तल्लक नहीं है, हल्के में कोई तल्लक नहीं है। वहाँ चौधरी इस्माइल साहब बड़े मजबूत आदमी हैं। तो सर ये फिर शराबी कबाबी लोग PTI ने क्यों लिए हैं, क्या वजह है? जहाँ पे आप बात करते हैं इंसाफ की, मेरिट की, गरीब लोगों की आवाज़ बनकर कश्मीर की काज, तो फिर ये शराबी कबाबी लोग क्या करेंगे इसमें आके? सर ये तो पार्टी को देखना चाहिए, पार्टी के चेयरमैन को देखना चाहिए, ख़ुद समाअत करना चाहिए। हमारी कश्मीर की रवायात मुख्तलिफ रही हैं। बेसिकली जो प्रॉब्लम ये है कि आज़ाद कश्मीर में PTI पहली मरतबा सिर्फ इस हवाले से कि वफाक में उनकी गवर्नमेंट है, इनकी टिकट में लोगों ने एक चार महसूस किया। तो इन्होंने ये समझा थी कि हमारी गवर्नमेंट है, हम बाई हुक और को किसी भी तरीके से हम GB वाला फार्मूला इस्तेमाल करके गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर लेंगे। हालांकि हकीकत में ये बिल्कुल नामुमकिन है। कश्मीर के लोग गयूर हैं, बाशऊर हैं, सियासी तौर पर बहुत आगे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो अमली तौर पर वहाँ ये नामुमकिन है।
اور ٹکٹوں کی غلط تقسیم کے باعث ہر حلقے میں 4-4 3-3 دھڑے بن چکے ہیں. تو وہ جب تک آپس میں متفق نہیں ہوں گے، آزاد کشمیر میں ہمیشہ جو پارٹی کی ٹکٹ دیتی ہے دوسرے کینڈیڈیٹس کو اعتماد میں لے کے دیتی. انہوں نے اعتماد میں لینا تو دور کی بات ہے، انہوں نے کسی کینڈیڈیٹ کو پوچھا تک نہیں ہے. تو اب جو امیدوار ہیں، کینڈیڈیٹ ہیں، ورکر ہیں، وہ پارٹی سے مایوس ہو چکے ہیں اور 50% لوگ تو اب ادھر ادھر دوسری جماعتوں میں واپس جا چکے ہیں. جو ان کی پیرنٹس جماعتیں تھیں جو چھوڑ کے آئے تھے پی ٹی آئی میں، ان کی طرف واپس جا رہے ہیں. اور پی ٹی آئی کے لیے الیکشن جتنا اب آزاد کشمیر میں اور گورنمنٹ اسٹیبلش کرنا اٹ از امپاسبل. اچھا سر، یہ بتا دیں کہ یہ تو خیر وقت ہی بتائے گا. یہ بتائیں کہ آپ آزاد الیکشن لڑ کے کیا دوبارہ پی ٹی آئی کو سیٹ دیں گے یا کیا؟ نو سر، نو سر. آپ کا پھر کیا ویژن ہوگا؟ میں ابھی آزاد الیکشن لڑوں گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 100% ہم نے الیکشن لڑنا ہے، کیونکہ میرا حلقے کا 16,000 ووٹ ہے. 16,000 ووٹ میں سے ہم مہاجرین 1965 کا 11,000 ووٹ ہے. 8,000 ووٹ میرے جنگ کا ہے. میں وہاں سے اکیلا امیدوار ہوں. یہ میرا اور میرے عوام کا بیسک رائٹ ہے کہ ہم الیکشن لڑیں. لیکن پی ٹی آئی کو جوائن کرنا وہ اس صورت میں ہوگا کہ عوام مجھے اس بات کی اجازت دیں گے. عوام تو اس حد تک غصے میں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا اب نام لینا پسند نہیں کرتے. تو میں نے حلقے میں واپس جانا ہے، میں نے حلقے میں سیاست کرنی ہے. میں نے لوگوں کے دکھ سکھ میں ہر وقت شامل ہوتا ہوں. تو میرا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ حلقے کے عوام کی مشاورت سے ہوگا. حلقے کی عوام تو مجھے یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ جہاں سے آئے ہیں وہاں سے واپس چلے جائیں، کسی اور پارٹی میں چلے جائیں، جس کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیں. تو ہمیں بھی مشاورتی اجلاس اپنے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنا مستقبل کا لائے عمل سیاسی جو ہے اس کو پریس کانفرنس کے ذریعے بالکل واضح کریں گے. اور الیکشن ہم ہر قیمت پر لڑیں گے. اور یہ جو سیاست کے سوداگر ہیں، ٹکٹ خرید کر حلقے میں گئے یا جنہوں نے ٹکٹ بیچے، ان کو عبرت کا نشان بنائیں گے کہ آپ پاکستانی سوسائٹی، پاکستانی معاشرہ، پاکستانی ووٹر باشعور ہو چکا ہے اور اب بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے ساتھ سلوک نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. کیا نعرہ بتانا؟ مہاجرین کی پکار، مہاجرین کی پکار، مہاجرین کی پکار، مہاجرین کی پکار. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ.